हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने साझेदारी व्यवसाय, साझेदारों के प्रकार और साझेदारी के प्रकार पढ़े थे। इस वीडियो में हम साझेदारों में अंतर पढ़ेंगे, यानी साझेदारों के प्रकारों के अंतर पढ़ेंगे और सहकारी संगठन पढ़ेंगे। सबसे पहला है साझेदारों के प्रकारों का तुलनात्मक विश्लेषण या अंतर। सक्रिय साझेदार पूंजी लगाता है, प्रबंध में भागीदार होता है, लाभ हानि में हिस्सेदार होता है और देनदारी उसकी होती है असीमित, यानी असीमित दायित्व। नेक्स्ट है सुप्त या निष्क्रिय साझेदार पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है और दायित्व उसका असीमित होता है। गुप्त साझेदार पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है मगर गुप्त रूप से, यानी सबको पता नहीं होता, लाभ हानि भी बांटता है, दायित्व भी उसका क्या होता है असीमित। नाम मात्र का साझेदार पूंजी नहीं लगाता, ना ही प्रबंध में भाग लेता है, साधारणतः लाभ और हानि में हिस्सेदार भी नहीं होता, लेकिन उसका दायित्व होता है असीमित। नेक्स्ट विबंधन साझेदार पूंजी नहीं लगाता, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, लाभ हानि में हिस्सेदार भी नहीं होता मगर दायित्व उसका होता है असीमित। प्रतिनिधि साझेदार पूंजी भी नहीं लगाता, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, लाभ हानि में भागीदार भी नहीं होता और दायित्व उसका होता है असीमित। इसके अंतर्गत अर्थात साझेदारों का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है कि साझेदार क्या कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार से वो व्यवसाय में भागीदार होते हैं, उनका दायित्व कैसा होता है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं सहकारी संगठन। सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम आप सबने सुना होगा। विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जैसे कृषि सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ठीक है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले सहकारी शब्द का अर्थ, यानी मिलजुल कर काम करना सहकारी कहलाता है। किसी भी साझे यानी एक ही उद्देश्य के लिए मिलजुल कर एक साथ कार्य करना कहलाता है सहकारी। सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए, यानी इस समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के हाथों संभावित शोषण को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा से प्रेरित होते हैं, यानी जो मध्यस्थ होते हैं उन मध्यस्थों के द्वारा जो शोषण किया जाता है उस शोषण से बचने के लिए अपने आर्थिक हित की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की जाती है। एक सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आसान है, नहीं पंजीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले समिति बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता है। 10 कौन से होंगे? बालिग सदस्य, उनकी स्वीकृति आवश्यक है। समिति की पूंजी जो है वो अंशों का निर्गमन करके इसके सदस्यों से जुटाया जाता है, यानी अंशों का निर्गमन करते हैं, उन अंशों को कौन खरीद लेते हैं? इसके सदस्य ही खरीद लेते हैं। पंजीकरण के बाद समिति एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है, यानी उसका अपने सदस्यों से अलग पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। सहकारी समिति के लक्षण यानी उसकी विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1, स्वैच्छिक सदस्यता। सहकारी समिति की सदस्यता ऐच्छिक है, यानी जो भी इसका सदस्य बन सकता है वो अपनी इच्छा से बनेगा, कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सहकारी समिति में अपनी इच्छा से सम्मिलित हो सकता है या उसे छोड़ भी सकता है। किसी समिति में सम्मिलित होने या उसको छोड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, यानी उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यद्यपि छोड़ने से पहले उसको एक नोटिस देना होता है, यानी सूचना देनी होती है सभी सदस्यों को, लेकिन सदस्य बने रहने के लिए वो बंधा हुआ नहीं है, इच्छा से कभी भी रह सकता है और कभी भी छोड़कर जा सकता है। इसकी सदस्यता खुली है, मीन्स ओपन है, अर्थात कोई भी जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, महिला हो या पुरुष हो, हिंदू हो या
मुस्लिम हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है जिसकी इच्छा है इसमें सदस्यता ग्रहण करने की। नेक्स्ट है वैधानिक स्थिति। सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इससे सदस्य, इसके जो समिति है उस समिति को अपने सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व है। कैसे कि समिति स्वयं के नाम से क्या कर सकती है, अनुबंध, वो अपने नाम से कोई भी परिसंपत्ति क्रय कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा दायर कर सकती है, दूसरे भी इस पर मुकदमा कर सकते हैं। इसके पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण अगर कोई भी सदस्य इसमें प्रवेश करता है यानी इसमें एंट्री करता है या इसको छोड़कर जाता है तो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने कार्य को निरंतर जारी रखती है। सीमित दायित्व। एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि तक सीमित है। किसी भी सदस्य के लिए राशि अधिकतम जोखिम की सीमा, यानी जितनी राशि लगाई गई है ना, अगर समिति में किसी प्रकार की हानि होती है तो हानि उस अंश तक, उस राशि तक ही वो वहन करेंगे, उससे अधिक नहीं। नियंत्रण। किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति उसकी निर्वाचित प्रबंध कमेटी के हाथ में होती है। और सदस्यों को क्या अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार। एक व्यक्ति एक वोट देता है और वही प्रबंध समिति के सदस्यों को सब चुनते हैं, जिससे उन्हें प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनने का अवसर मिलता है, अर्थात वोट देने के माध्यम से। सहकारी समिति का जो स्वरूप है प्रजातांत्रिक है, यानी कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। सेवा भावना। सहकारी समिति के उद्देश्य पारस्परिक सहायता, यानी एक दूसरे की मदद करते हुए और कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं, अर्थात सभी का कल्याण हो और सभी एक दूसरे का क्या करें, सहयोग और सहायता। इसलिए इसके कार्यों में सेवा भाव को प्रधानता दी गई है। अगर सहकारी समिति को आधिक्य की प्राप्ति, आधिक्य यानी लाभ होता है, तो इसे समिति के उपनियमों के अनुरूप, यानी समिति में जो नियम और उपनियम दिए गए हैं उनके अनुरूप सदस्यों में लाभांश के रूप में उस आधिक्य को बांट दिया जाता है। लाभांश लाभ का वह अंश जो सदस्यों में बांटा जाता है, और आधिक्य को ही हम क्या कहते हैं, लाभ। नेक्स्ट है सहकारी समिति के गुण या लाभ। सहकारी समिति के गुण नंबर 1, वोट की समानता। सहकारी समिति एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से शासित है। कितना ही पैसा कोई लगाए, कितने ही अंश खरीदे, मगर केवल उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि से प्रभावित नहीं होता वोट देने का अधिकार, और प्रत्येक सदस्य को वोट का एक जैसा, अर्थात समान अधिकार, यानी सभी को एक वोट देने का अधिकार है। सीमित दायित्व। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित है। निजी संपत्तियों को व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है, अर्थात इस समिति के सदस्यों को यह आवश्यक नहीं है कि वो अपनी निजी संपत्तियों को ऋण चुकाने के लिए उपयोग में ले, अर्थात दायित्व इसका क्या है, सीमित। स्थायित्व। सदस्य की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, फिर भी सहकारी समिति लगातार चलती रहती है, अर्थात उसकी निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए सदस्यों के आने और जाने, यानी सदस्यता में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अपना लगातार कार्य करती है। मितव्ययी प्रचालन, यानी इसके चलाने में खर्चा क्या आता है, बहुत कम। कैसे? सदस्य समिति को साधारणतया अवैतनिक सेवाएं देते हैं, क्योंकि जो इसके सदस्य हैं वो सभी समिति में कार्य करते हैं। कोई क्रय का कार्य कर रहा है, कोई विक्रय का, कोई फाइनेंस का, कोई अकाउंट्स का, जैसे उनमें विशिष्टता होती है। तो ये सभी कार्य जब वो करते हैं तो किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते। तो वेतन नहीं लेते तो सदस्यों के वेतन का खर्च चढ़ता है, जो वेतन का खर्च समिति का है वो बच जाता है। इनका ध्यान किस पर होता है? चूंकि मध्यस्थों की समाप्ति पर ही केंद्रित होता है। इससे लागत क्या आती है? कम, क्योंकि डायरेक्ट माल खरीदते हैं और डायरेक्ट माल खरीदते हैं तो सस्ता आता है, प्लस आपस में भी खरीद लेते हैं, उसको बांट लेते हैं और प्लस मार्केट में बेचते भी। अधिकांश ग्राहक, यानी इसके द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने वाले अधिकांश ग्राहक कौन होते हैं? समिति के ही सदस्य। इसीलिए डूबते ऋणों की जोखिम भी बहुत कम होती है, क्योंकि चूंकि सदस्य तो पैसा लगा रहे हैं, वही माल को खरीद रहे हैं,
तो पैसा डूबने के चांस भी नहीं होते। नेक्स्ट है सरकारी सहायता। सहकारी समिति लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, इसलिए इनको टैक्स भी कम चुकाना पड़ता है। सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और ऋण जो दिया जाता है वो कम ब्याज दर पर दिया जाता है। इस प्रकार सरकार इनकी विभिन्न प्रकार से मदद करती है। अनुदान वह राशि जो सहकारी समितियों को दी जाती है जिसे सरकार वापस नहीं लेती, एक तरह से दान के रूप में दी जाती है। और टैक्स भी कम लिया जाता है। ब्याज की दर भी, अर्थात सरकार से, बैंक से, इनसे भी अगर ये ऋण लेती है तो ऋण में भी ब्याज की दरें क्या होती है, कम। इस प्रकार सरकार इनकी विभिन्न प्रकार से मदद करती है। सरल स्थापना। सहकारी समिति की स्थापना के लिए केवल कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता है। तो जैसे ही 10 सदस्य होते हैं ये समिति अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है। इसके पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बहुत टफ नहीं है, सरल है। और इसमें जो कानूनी औपचारिकता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी स्थापना सहकारी समिति में जो अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम 1912, उसमें इसके संबंध में संपूर्ण नियम और कानून दिए गए हैं जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। अब है इसकी सीमाएं या दोष। सहकारी समिति की निम्न सीमाएं या दोष हैं। सबसे पहला सीमित संसाधन, यानी इसमें कमियां क्या क्या हैं। सहकारी समिति के संसाधन किससे जुटाए जाते हैं? सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी से, जिसके कारण इनके साधन होते हैं सीमित। निवेश पर, यानी कोई भी इसमें पैसा लगाता है तो लाभांश की दर भी ऊंची नहीं होती, लाभ की दर भी बहुत अधिक नहीं होती, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में लोग इसके सदस्य नहीं बनते। नेक्स्ट, अक्षम प्रबंधन। चूंकि हम सब जानते हैं कि सहकारी समिति के समस्त कार्यों को कौन करता है? इसी के सदस्य। इसलिए कई बार प्रबंधन की योग्यता उनके पास नहीं होती, क्योंकि वो सारे कौन से होते हैं? अवैतनिक। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि किसी वैतनिक सदस्य को, यानी ऊंचा वेतन देते हुए किसी विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त कर सके। सहकारी समितियां ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, पूंजी का अभाव होता है इसलिए ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, इसीलिए उसको कुशल प्रबंधक भी नहीं मिल पाते। जो भी सदस्य स्वेच्छा से अवैतनिक सेवाएं देते हैं, साधारणतः वो पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं होते, यानी अकाउंटेंट की डिग्री नहीं है उसके पास, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर का ज्ञान नहीं है, पूरी मार्केटिंग का उसको अनुभव और ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसलिए वे प्रभावी प्रबंधन भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है गोपनीयता की कमी, यानी सीक्रेसी का अभाव। सदस्यों की सभा खुलकर होती है, यानी खुलकर सभा में चर्चा की जाती है, और समिति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर उसके लेखों को प्रकाशित करने की क्या होती है? जिम्मेदारी, यानी प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। इसीलिए समिति को चलाने के संबंध में जो गोपनीयता होती है वो गोपनीयता बनाए रखना क्या होता है? बहुत ही कठिन। सरकारी नियंत्रण। सहकारी समिति को सरकार सुविधाएं देती है, जैसे कम ब्याज दर पर ऋण देती है, ठीक है, अनुदान देती है। तो इस प्रकार की जब सरकार सुविधाएं देती है जिसके कारण उसे खातों का अंकेक्षण और खातों की जांच करवाना क्या होता है? आवश्यक। तो उन सभी नियमों का भी उसको पालन करना पड़ता है। सहकारी संगठन के कार्य संचालन पर नियंत्रण के बारे में राज्य सहकारी विभाग का हस्तक्षेप भी रहता है। इससे समिति के प्रचालन, यानी समिति को चलाने की जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाती है? कम, यानी स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी जैसा गवर्नमेंट करती है उसी अनुसार, नियमानुसार इनको समस्त क्रियाओं को करना होता है। विचारों की भिन्नता। चूंकि सहकारी समिति में विभिन्न सदस्य होते हैं तो कई बार इन सभी सदस्यों में आपस में क्या हो जाता है? विरोध। किसके कारण? विचारों के कारण। परस्पर विरोध होने के कारण आपस में इनमें क्या हो जाता है? झगड़ा, यानी आंतरिक कलह भी उत्पन्न हो जाता है। इससे निर्णय लेने में भी क्या आ जाती है? कठिनाई। कल्याण के प्रयोजन पर व्यक्तिगत, यानी समिति का कल्याण हो इस उद्देश्य पर व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाता है हावी, यानी सभी सदस्य सोचते हैं मेरा अच्छा हो, मुझे अधिक से अधिक मिले, ये मुझे ही लाभ हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना भी हावी हो जाती है। यदि कुछ सदस्य व्यक्तिगत लाभ को अगर प्राथमिकता देते हैं तो ऐसे में
अन्य सदस्यों का हित यानी अन्य सदस्यों का लाभ या उनका भला क्या हो जाता है, छूट जाता है। परिणाम स्वरूप इनमें आपस में क्या हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समिति को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता जैसा कि नाम से विदित होता है, अर्थात उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार की समिति का गठन किया गया, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदना चाहते हैं मगर उचित मूल्य पर। ऐसी समिति का उद्देश्य होता है मध्यस्थों को समाप्त करना है। डायरेक्ट कहाँ से खरीदते हैं, कंपनी या उत्पादक से माल खरीदते हैं, निर्माता से माल खरीदते हैं और आपस में उसको खरीद लेते हैं ताकि प्रचालन यानी उसको चलाने का खर्चा कम हो, क्योंकि मध्यस्थी समाप्त हो गए। डायरेक्ट खरीदेंगे तो कम लागत पर माल प्राप्त होता है। थोक विक्रेता से वस्तुओं को सीधे या तो थोक विक्रेताओं से या उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल क्रय करते हैं और उन्हें अपने सदस्यों को बेच देते हैं। इसी प्रकार बिचौलिए यानी मध्यस्थ खत्म हो जाते हैं और जब लाभ होता है तो लाभ भी सदस्यों के द्वारा जो माल क्रय किया जा रहा है उस क्रय के आधार पर लाभ को बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादक सहकारी समितियां। इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। इसके सदस्य कौन होते हैं, वे उत्पादक जो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन के लिए आगत यानी रॉ मटेरियल जुटाते, यानी ऐसे उत्पादक जो छोटी छोटी मात्रा में माल को क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जुटाने का कार्य करती है। समिति का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध यानी बड़े बड़े जो व्यवसायी जो बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगाकर उत्पादन का कार्य करते हैं उन पूंजीपतियों के विरुद्ध खड़े होना और छोटे उत्पादकों को सौदा करने की शक्ति बढ़ाना है। यानी छोटे उत्पादक जब माल छोटी मात्रा में उत्पादित करते हैं ना तो उनके माल को लोग सस्ता खरीदना पसंद करते हैं, सस्ते से सस्ता खरीदते हैं जिससे उन्हें लाभ क्या होता है, कम। लेकिन वो सभी उत्पादक जब मिलकर एक साथ छोटा छोटा यानी थोड़ा थोड़ा माल उत्पादित करके जब कुछ लोग एकत्रित हो गए तो बहुत सारे माल की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप सौदा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। ये सदस्यों को यानी अपने सदस्यों को अर्थात उत्पादकों को कच्चा माल, उपकरण और अन्य आगतों की आपूर्ति करती है, बिक्री के लिए उनके उत्पादों को भी खरीदती है और प्रचालन की प्रकृति यानी जिस प्रकार के उसका संचालित करने का तरीका है उसके अनुसार लाभ को सदस्यों में जो जितना माल उत्पादित कर रहा है ना उसके आधार पर सदस्यों में लाभ को बांट दिया जाता है, या तो उत्पादित के आधार पर या विक्रय किए गए माल के आधार पर लाभ को बांट दिया जाता है उन्हीं सदस्यों में यानी उत्पादकों में। नेक्स्ट है विपणन सहकारी समिति। विपणन सहकारी समितियों का गठन यानी इनकी स्थापना छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में, विपणन यानी क्रय और विक्रय में सहायता करने के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने माल के उचित मूल्य वसूल करना चाहते हैं। माल को उत्पादित किया लेकिन उनका शोषण नहीं हो, उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो, तो ऐसों को उचित मूल्य दिलाने के हिसाब से इनकी स्थापना की जाती है। समिति का लक्ष्य है मध्यस्थों को समाप्त करना और उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित करके सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति यानी कंपटीशन में उन्हें टिकाए रखने के लिए सुधार करना। समिति प्रत्येक सदस्य को उत्पाद को क्रय करती है और उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग और विपणन कार्यों को करती है। विपणन का आशय है वस्तुओं और सेवाओं के क्रय से पूर्व से लेकर पश्चात तक की जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सभी विपणन में सम्मिलित की जाती है। लाभ को उत्पाद संघ के सदस्यों को योगदान के रूप में, अर्थात जो उत्पादक हैं उन्होंने कितना कितना माल उत्पादित करके इस समिति को दिया उसके आधार पर बांट दिया जाता है। किसान सहकारी समिति। किसान सहकारी समिति, इन समितियों का गठन यानी इन समितियों की जो स्थापना है वो किसानों को उचित मूल्य पर आगत यानी रॉ मटेरियल उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। और इसके सदस्य किसान ही होते हैं। कौन से किसान? वे किसान जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य होता है बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना और उत्पादकों को बढ़ाना। ऐसी समितियां फसलों के उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध करवाती है अपने किसानों को,
खाद उपलब्ध करवाती है, मशीनें उपलब्ध करवाती है और अन्य आधुनिक टेक्निक भी उपलब्ध करवाती है, जिसके कारण किसानों की पैदावार ही नहीं बढ़ती, साथ ही साथ आय भी बढ़ती है। और इससे जो छोटे छोटे भागों में खेती की जाती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, उन खंडित भूजोतों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने में भी क्या मिलती है? मदद। नेक्स्ट है सहकारी ऋण समिति। सहकारी ऋण समिति यानी ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। तो इनकी स्थापना है सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज यानी ऋण उपलब्ध करवाना। इसके सदस्य वे व्यक्ति जो ऋणों के रूप में वित्तीय यानी पैसा प्राप्त करने की सहायता चाहते हैं। ऐसी समितियों का लक्ष्य होता है अपने सदस्यों को साहूकारों के शोषण से संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करना, जो ऋणों पर ऊंची दर से ब्याज लेते हैं। यानी साहूकार वे व्यक्ति या वे संगठन होते हैं जो अधिक मात्रा में ब्याज लेकर ऋण उपलब्ध करवाते हैं और अपने जो ऋण लेने वाले हैं उनका शोषण करने का कार्य करते हैं। ऐसी समितियां अपने सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी और उनकी जमा में से नीची दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है। अर्थात सदस्य एक निश्चित राशि में उनके पास धनराशि जमा कराते हैं और जैसे जैसे जिसको आवश्यकता होती है उसी जमा धनराशि में से ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। सहकारी आवास समितियां यानी ये आवास उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है। इनकी स्थापना सीमित यानी वे लोग जिनकी आय होती है सीमित, ऐसे लोगों को, सीमित आय वाले लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में मदद करने के लिए की जाती है। तो वो मकान बना कर देते हैं या मकान के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और इनका उद्देश्य होता है सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना, यानी आवास संबंधी समस्या उसको हल करना। इसके लिए क्या क्या करती है? मकान बनाती है, किश्तों में उस मकान के राशि का भुगतान प्राप्त करने की सुविधा देती है। ये समितियां फ्लैट बनाती है या अपने सदस्यों को प्लॉट या ज़मीन देती है जिस पर वे सदस्य अपनी स्वयं का पसंद का भवन बना सके और उस पर जो किश्तें होती है वो किश्तें बहुत कम होती है, यानी कम धनराशि की किश्तें होती है जिसको इसके सदस्य आसानी से चुका सके। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी। थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक्स।